हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो यहाँ पे हम PT 365 जो पॉलिटी की कवर करें, इसका पार्ट 6 कवर करेंगे, जो कि 6 हेडिंग के अंदर जो भी आर्टिकल्स हैं सारे देखेंगे। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से आर्टिकल्स हैं। ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन या फिर बिल्स हैं, जैसे नारी शक्ति वंदन है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, देन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट एंड सो ऑन। जितने भी हैं सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। सो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड बिल्स में, ये है नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023। कॉन्स्टिट्यूशन का 106 अमेंडमेंट एक्ट है ये। न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया कॉन्स्टिट्यूशनल 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये एक्ट बन चुका है, बिल नहीं रहा। टू प्रोवाइड फॉर 1/3 रिजर्वेशन। 1/3 रिजर्वेशन किसको मिला? वुमेन को इन लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड द असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। पुडुचेरी का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया। ओके, की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या है? आर्टिकल्स कुछ अमेंड हुए हैं, जैसे आर्टिकल 239A अमेंड किया गया। उसमें बोला गया कि रिजर्वेशन होगा 1/3 सीट्स का फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। देन कुछ आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए हैं, डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि आर्टिकल 330A हो गया, आर्टिकल 332A हो गया। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स जो है फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पेक्टिवली, ये दोनों आर्टिकल्स बताते हैं। ओके, ये एक और चीज़ इंक्लूड करते हैं, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन अंडर सीट्स रिजर्व फॉर SCs और STs अंडर आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332। जो SCs और STs के लिए सीट रिजर्व है, उन सीट्स में भी 1/3 जो होगी वो वुमेन की होगी। मतलब 1/3 वुमेन ST की जो होंगी वो यहाँ पे रहेंगी, और 1/3 SC की वुमेन भी उस पर्टिकुलर सीट्स में रहेंगी। ओके, तो दोनों तरीके से रिजर्वेशन कवर किया है। आर्टिकल 334A भी इंसर्ट किया गया। ये क्या बताता है? द एक्ट्स प्रोविजन शैल कम इन टू इफेक्ट। जो एक्ट के प्रोविजन है कब इफेक्ट में आएंगे? आफ्टर डिलिमिटेशन, जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी उसको फॉलो करते हुए, आफ्टर द फर्स्ट सेंस फॉलोइंग द फर्स्ट सेंसस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जैसे ही फर्स्ट सेंसस अब यहाँ से आएगा, मीन्स 2026 में लगभग आने वाला है, 2025-26 में, तो उसके बाद जो पहली बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज भी होगी, तो वहाँ से वुमेंस को ये राइट मिलने लगेगा। ओके, देन यहाँ पे सनसेट क्लॉज की बात की गई है। ये क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वुमेन के लिए, वो कब बंद हो जाएगी मिलना? 15 साल के बाद ये नहीं रहेगा ऐसा कुछ। ओके, अभी एम्पावरमेंट के लिए करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन आ जाए, 15 साल के बाद ये एक्ट एक्सपायर हो जाएगा। हाउएवर इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। पार्लियामेंट इसे एक्सटेंड भी कर सकती है। यहाँ पे पीरियोडिक रोटेशन ऑफ सीट्स भी देखने को मिलेगी फॉर रिजर्व वुमेन। वो जो सीट्स हैं वो चेंज होती रहेंगी, कभी अलग जगह पे रिजर्व करेंगे, कहीं दूसरी जगह पे। ओके, द एक्ट वॉन्ट अफेक्ट एनी रिप्रेजेंटेशन। एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा है, उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन में इफेक्ट अभी नहीं आएगा, ये आगे के टर्म्स आगे के टाइम में आएगा। ओके, रिसेंटली क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 था, एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट एक्ट 2023 इनैक्ट किए गए थे पार्लियामेंट द्वारा। वहाँ पे क्या हुआ? दे सीक टू रिजर्व, उन्होंने 33% रिजर्व की सीट्स फॉर वुमेन इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी असेंबली रेस्पेक्टिवली इन एक्ट्स के अंडर। ओके, देन यहाँ पे अर्लियर अटेम्प्ट्स के बारे में दिया गया है एट द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो लिए गए हैं। ओके, जैसे कि 1992 में क्या हुआ था? रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। हम ये जानते हैं कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से 1/3 रिजर्वेशन दिया गया था। ओके, 1996 में क्या हुआ? 81st अमेंडमेंट बिल आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ये बात की गई थी 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा वो रिजर्व की जाएंगी एंड स्टेट असेंबलीज में भी। ओके, बट पास नहीं हुआ ऐसा कुछ। 1998 एंड 1999 में सिमिलर अटेम्प्ट्स हुए थे, बट अभी जाके ये पास हुआ है। ओके, पहले नहीं हुआ था। 2008 में ये लास्ट सच अटेम्प्ट था, जो कि 2008 में हुआ था, जब कोई बिल फॉर द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये राज्यसभा में पास भी हुआ था, बट उसके बाद ये लैप्स हो गया था। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने असेंट ग्रांट की थी, अगेन एक बिल है ये, किसको? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल 2022 को, टू अमेंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 को। ये भी अब एक एक्ट बन गया। ओके, सो यहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के बारे में कुछ दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का?
ये कंसोलिडेट करता था लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि सर्व करता था इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स इन मोर देन वन स्टेट। ओके, ये फैसिलिटेट करता था वॉलेंट्री फॉर्मेशन एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को, किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, एज पीपल्स इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड। अदर डेवलपमेंट्स क्या थी इस एक्ट के अंडर? द कैबिनेट ने अप्रूव किया था 3 नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अंडर द MSCS एक्ट 2002, नेमली नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी हो गया, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी है, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी। ओके, देन देखते हैं यहाँ पे की फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है एक। ओके, ये अब हम बात कर रहे हैं ये जो न्यू एक्ट आया है उसके बारे में। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 मेंबर्स होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, किसमें, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी में। यहाँ पे एमलगमेशन एंड डिवीजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये अलाउ करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो रजिस्टर हैं अंडर स्टेट लॉज, कि वो मर्ज हो जाएं एक एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। और देखते हैं आगे। और यहाँ पे क्या दिया गया है, कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा एंड डेवलपमेंट फंड होगा यहाँ पे। ये किस लिए किया जाएगा, जो सिख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको रिवाइव करने के लिए। ओके, रेस्ट्रिक्शन होगा ऑन रिडेम्पशन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। ये क्या है, कोई भी अगर शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड कर रही है, रख रही है, तो रिडीम नहीं किया जा सकता विदाउट द शेयर होल्डर्स अप्रूवल। ओके, रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, निवारण होगा कंप्लेंट्स का। द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी एक या उससे ज़्यादा कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन विद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अपील अगर कोई भी है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ओम्बड्समैन तो वो कहाँ पे फाइल होगी, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास फाइल होगी। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे होंगे उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, जो बोर्ड होगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उनके उसमें मैक्सिमम 21 डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें से इंक्लूजन ये मस्ट है कि एक शेड्यूल ट्राइब या फिर एक शेड्यूल कास्ट का मेंबर होना चाहिए एंड 2 वुमेन मेंबर्स भी होने चाहिए। अब यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जान लेते हैं। ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंडिविजुअल्स का, जो कि जिनमें कॉमन नीड होती है, हैविंग कॉमन नीड्स, और वो लोग ज्वाइन करते हैं हैंड फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये आप याद रखो। कोऑपरेटिव्स जो है कि स्टेट सब्जेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है इज़ मेनली डिल्ट विद द स्टेट। ये मेनली स्टेट डील करता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे बस सपोर्ट एंड गाइडेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बाकी मेजर डील जो करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ही करते हैं। महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव्स हैं 663, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 168। देन यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये भी देख लेते हैं। 7 शेड्यूल है यहाँ पे। कोऑपरेटिव्स फॉल इन द स्टेट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल, जो कि अभी हमने बात की। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी है यहाँ पे। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट, स्टेट को प्रमोट करना चाहिए वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में पढ़ सकते हो। आर्टिकल 43 बी जो है डीपीएसपी का, वो भी प्रमोट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। क्या बोलता है, टू मेक राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अ फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल राइट बताता है इसे। फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ओके, देन पार्ट 9 बी है, वो भी इसे डील करता है। इट डील्स विद इनकॉर्पोरेशन, टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बियर्स एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पार्ट 9 बी एक्सटेंडेड फ्रॉम, पार्ट 9 बी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, आर्टिकल 243 जेड एच टू आर्टिकल 243 जेड टी। ये मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, आपको जाके पढ़ना चाहिए पूरा आर्टिकल। ओके, देन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 को बताया गया है। ये प्रोवाइड करता था फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ विद ऑपरेशन इन मोर देन वन स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट में जो रजिस्टर हो सकते हैं। ओके, देन हम अपना नेक्स्ट अब आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल 6.3 यहाँ पे रहेगा, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023। यहाँ पे क्या बोला गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिसेंटली ग्रांट किया है असेंट, किसको, सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट 2023 को। और क्या था न्यूज़ में,
ये अमेंड करता है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को, जो कि इनैक्ट हुआ था टू मेक प्रोविजंस फॉर सर्टिफाइंग सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स। ओके, सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स को सर्टिफाई करने के लिए बनाया गया था फॉर एग्जीबिशन एंड रेगुलेटिंग एग्जीबिशंस यूजिंग सिनेमेटोग्राफ्स। द एक्ट प्रोवाइड्स, एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, इस्टेब्लिशिंग द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर सर्टिफाइंग फिल्म्स फॉर एग्जीबिशन। ओके, सच सर्टिफिकेशन, ये जो सर्टिफिकेशन होगा ये सब्जेक्ट टू हो सकता है मॉडिफिकेशन या डिलीशन, आपको अगर बोलेंगे तो करना पड़ सकता है। द बोर्ड में ऑल्सो रिफ्यूज द एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, बोर्ड रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि वो एग्जीबिशन नहीं कराएगा फिल्म्स का। देन यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के बारे में दिया हुआ है, ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, इसके बारे में बात करते हैं। इट रेगुलेट्स, ये केवल रेगुलेट करता है पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स अंडर प्रोविजंस ऑफ सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। विजन क्या है इसका, टू इंश्योर करता है गुड एंड हेल्दी इंटरटेनमेंट, ओके, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 एंड सिनेमाटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 1983। कॉम्पोजिशन क्या होता है इसका, इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं एंड चेयरमैन होता है, ऑल ऑफ होम आर अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। 9 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक एंड गुवाहाटी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे की प्रोविजंस ऑफ एक्ट बताए गए हैं, स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स। एज बेस्ड सर्टिफिकेशन किया गया है, इसका मतलब क्या है, एक्ट इंट्रोड्यूस करता है 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेशंस को अंडर यूए कैटेगरी। कौन सी कैटेगरीज हैं, UA7+ है, UA13+ है, UA16+ है। दीज एज बेस्ड मार्कर्स, दीज आर एज बेस्ड मार्कर्स, ये एज बेस्ड मार्कर्स हैं किसके लिए, जो कि पेरेंट्स एंड गार्जियंस के लिए हैं, जिसे वो कंसीडर करें कि उनके चिल्ड्रंस के लिए फिल्म देखने लायक है या नहीं है। ओके, ये सिर्फ रिकमेंडेटरी हैं। ओके, यहाँ पे कैटेगरी और ऑडियंस सर्टिफाइड भी दिया गया है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन, यूए का मतलब होता है विदाउट रेस्ट्रिक्शन बट सब्जेक्ट टू गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस। ए का मतलब होता है ओनली फॉर अडल्ट्स एंड एस का मतलब होता है ओनली टू मेंबर्स ऑफ एनी प्रोफेशन और क्लास ऑफ पर्सन्स। ओके, देन यहाँ पे सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर टेलीविज़न और अदर मीडिया दिया हुआ है। ये क्या है, फिल्म्स जो हैं A या S सर्टिफिकेट के साथ उन्हें रिक्वायर होगा, ज़रूरी होगा एक सेपरेट सर्टिफिकेट, किसके लिए, एग्जीबिशन करने के लिए ऑन टेलीविज़न या फिर किसी और अदर मीडिया पे, जो कि प्रिस्क्राइब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, देन यहाँ पे सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में बात की गई है, कब तक वैलिड होगा, सर्टिफिकेट हमेशा के लिए अब वैलिड होगा, पहले क्या होता था, पहले सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड होता था। ओके, रिविजनल पावर्स मिली हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। पहले एक्ट में क्या किया था, ओमिट किया गया था सेक्शन 6 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट, जो कि एज पर डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KM संकरप्पा केस 2000, जो कि ये केस से पहले ये एक्ट क्या बोलता था, सेक्शन 6 क्लॉज 1 जो ओमिट किया गया है, ये बोलता था कि स्टेट जो है, सेंटर कैन नॉट एक्सरसाइज रिविजनल पावर, सेंटर के पास रिविजनल पावर्स नहीं थी ऑन फिल्म्स ऑलरेडी सर्टिफाइड बाय द CBFC, बट अब ये रिविजनल पावर्स हैं। मेक्स फिल्म्स अ पायरेसी पनिशबल ऑफेंस, ये एक्ट प्रोहिबिट करता है अनऑथराइज रिकॉर्डिंग को एंड अनऑथराइज्ड एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स को, और इसे एक पनिशबल ऑफेंस बना देता है अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। देन पेनाल्टी की बात की गई है, कैटेगराइज पायरेसी, अगर पायरेसी किसी ने की है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और पेनल्टी इम्पोज की जाती है 3 ईयर्स के लिए, और फाइन भी लगाई जाती है 5% ऑफ फिल्म प्रोडक्शन कॉस्ट, या फिर दोनों लगेगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अब OTT रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। सो OTT रेगुलेशन इंडिया, ये न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली क्या हुआ, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांसेस काउंसिल जो है उसने रिकमेंड किया है प्यूनिटिव एक्शन ऑन OTT, दैट मीन्स ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से, इन्वोकिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। सो ये डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल क्या है, ये सेटअप किया गया था अंडर द एजिस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के अंडर इन 2021। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, ये रजिस्टर्ड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मैंडेट क्या है इसका, ये एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, किसके लिए, फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स। ओके, OCCP जिन्हें बोलते हैं। ये एम करती है टू अशर अ रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर्म करने के लिए, टू इंश्योर, एक ये इंश्योर करने के लिए कि बैलेंस है बिटवीन एड्रेसर व्यूअर कंप्लेंट्स एंड फेयरली एंड शोकेसिंग कंटेंट विदाउट एडहॉक इंटरवेंशन, बिना किसी एडहॉक मतलब कि बिना किसी अर्ली इंटरवेंशन के, अर्ली नहीं एकदम से आने वाली। ओके, सो
It also adheres to IT rules of 2021 and such other existing or new statutes and rules relating to publishing of online curated content. Not very important, ये सब चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान मत दिया करो क्योंकि ये कभी नहीं आते और आएंगे भी तो रेयरली किसी को आता होगा और टफ ही पूछेंगे. ओके, देन यहाँ पे व्हाट इज़ OTT. OTT क्या होता है? इट ऑफर्स व्यूअर्स एक्सेस टू, ये ऑफर करता है व्यूअर्स को कि वो एक्सेस कर सके मूवीज़ को, टीवी शोज़ को एंड अदर मीडिया को डायरेक्टली थ्रू इंटरनेट. ओके, बाईपास करते हैं किन चीज़ों को? केबल या सेटेलाइट सिस्टम्स को. अगर इंडियन रेगुलेटरी पार्लेंस की बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म्स को कहते हैं पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट. देन यहाँ पे करंट मैकेनिज्म फॉर OTT रेगुलेशन इन इंडिया दिया हुआ है. ओके, सो एग्जिस्टिंग लॉज कौन से हैं करंट मैकेनिज्म में OTT रेगुलेशन के? सर्टेन लॉज हैं सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हो गया, इंडियन पीनल कोड 1860 है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 है, हैव बीन मेड एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल होते हैं टू द कंटेंट जनरेटेड ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स. ओके, देन यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 है अंडर सेक्शन 87 क्लॉज 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. इसके की प्रोविजंस क्या इंक्लूड करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. ये एक्चुअली रूल्स हैं जो कि देते मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को टास्क देते हैं टू रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट ऑन OTT एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे. ओके, देन यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज़, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल मीडिया की बात की गई है. ये जो कोड ऑफ एथिक्स हैं ये प्रिस्क्राइब करते हैं गाइडलाइंस जो कि फॉलो की जानी चाहिए OTT प्लेटफॉर्म्स के द्वारा एंड ऑनलाइन न्यूज़ के को एंड डिजिटल मीडिया एंटिटीज़ को. ओके, देन सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट. OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्हें सेल्फ क्लासीफाई करना चाहिए उनका कंटेंट इनटू 5 एज बेस्ड कैटेगरीज. ये कैटेगरीज कौन सी हैं? U है यूनिवर्सल, UA7+, UA13+, UA16+, A फॉर एडल्ट ओनली. ओके, देन पेरेंटल लॉक्स दिया हुआ है. प्लेटफॉर्म्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट पेरेंटल लॉक्स. प्लेटफॉर्म्स को पेरेंटल लॉक इम्प्लीमेंट करना चाहिए फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज UA13+ और हायर. एंड रिलायबल एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए जो कंटेंट क्लासिफाइड है एज A कैटेगरी फॉर एडल्ट्स ओनली. ओके, देन को रेगुलेशन अप्रोच है. ये बताया जाता है कि इंडिया का जो अप्रोच है टुवर्ड्स OTT रेगुलेशन वो टर्म किया जा सकता है एज अ लाइट टच को रेगुलेशन मॉडल, जहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन है इंडस्ट्री लेवल पे एंड फाइनल ओवरसाइट मैकेनिज्म जो है वो मिनिस्ट्री लेवल पे है. ओके, सेल्फ रेगुलेशन बट इंडस्ट्री लेवल पे. देन यहाँ पे COTP मीन्स सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स फर्म रूल्स की बात की गई है. इसके अंदर क्या होता है, सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें डिस्प्ले करनी पड़ेंगी स्टैटिक मैसेजेस एंड ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर्स ऑन द इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको यूज़. आप देखते होंगे अब मेनली नहीं आती वो सब चीज़ें तो उन्हें करनी पड़ेंगी. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. सो ये न्यूज़ में क्यों था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिसेंटली ग्रांट किया अपना असेंट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल DPDP 2023 को. बैकग्राउंड क्या है इसका? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया था कि प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है इन केस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में. उसके बाद फॉलो करते हुए से जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने प्रपोज किया इनिशियल ड्राफ्ट किसका? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 का. अब देखते हैं अबाउट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. ये एम करता है टू रेगुलेट प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा को रेगुलेट करने के लिए और साथ ही साथ इंश्योर करेगा इंडिविजुअल्स को राइट टू प्रोटेक्ट देयर डेटा. ओके, कैसे प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट्स डिजिटल पर्सनल डेटा बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करके? द ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फ्यूडिशरीज फॉर डेटा प्रोसेसिंग. डेटा फ्यूडिशरी क्या होते हैं? ये पर्सनस, कंपनीज या गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं जो प्रोसेस करते हैं डेटा. एंड डेटा प्रोसेसिंग क्या है? ये कलेक्शन, स्टोरेज और एनी अदर ऑपरेशन ऑन पर्सनल डेटा. ओके, द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स ये भी ये प्रोटेक्ट करते हैं. ऐसे कैसे? इट प्रोटेक्ट्स डिजिटल पर्सनल डेटा बाय प्रोवाइडिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स. डेटा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये पर्सनस होते हैं टू होम द डेटा रिलेट्स, जिनका रियल में डेटा होता है. ओके, देन फाइनेंशियल पेनल्टीज़ हैं अगर ब्रीच हुआ राइट्स का, ड्यूटीज़ का या फिर ऑब्लिगेशंस का. देन की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये क्या है? सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी की बात की गई है कि ये जो बिल है, एक्ट है, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा. पहले प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया में कब होगा? इन डिजिटल फॉर्म में होगा या फिर नॉन डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटाइज्ड सब्सिक्वेंटली. ओके,
देन अगर प्रोसेसिंग हो रही है पर्सनल डेटा की आउटसाइड इंडिया, इफ़ इट इज़ फॉर, ये तब हो सकती है जब इट इज़ फॉर ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया है। ओके, देन ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता? अगर पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड फॉर एनी पर्सनल पर्पस, किसी पर्सनल पर्पस के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। ओके, या फिर पर्सनल डेटा दैट इज़ मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाई, किसके द्वारा मेड पब्लिकली अवेलेबल किया जा रहा है? डेटा प्रिंसिपल खुद से कर रहा है। ओके, टू होम सच डेटा पर्सनल डेटा रिलेट्स, अगर आप खुद ही आपका कंटेंट डाल रहे हो तो उस पर अप्लाई नहीं होता है बिल। या फिर कोई अदर पर्सन है हु इज़ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू मेक सच पर्सनल डेटा पब्लिकली अवेलेबल, या फिर लीगल ऑब्लिगेशन उसके पास कि वो पब्लिकली अवेलेबल कर सके। देन यहाँ पे कंसेंट की बात की गई है, ये क्या है? पर्सनल डेटा मे बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर लॉफुल पर्पस, प्रोसेस किया जा सकता है पर्सनल डेटा, बट किसके लिए? सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए, आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रिंसिपल के कंसेंट के साथ, जिसके पास राइट होगा कि वो फिर से अपनी राइट टू विड्रॉ होगा कि फिर से वापस ले ले कंसेंट। ओके, देन कंसेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूजेस, अगर लेजिटिमेट यूज़ करना है तो कंसेंट नीडेड नहीं होगी, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स और सर्विसेज ऑफ बाय द गवर्नमेंट और मेडिकल इमरजेंसी, इन सब केसेस में। ओके, आगे चलते हैं। और अगर कोई चाइल्ड है या फिर कोई पर्सन है विद डिसेबिलिटी, तो कंसेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय पेरेंट या लीगल गार्जियन। ओके, कंसेंट पेरेंट देगा या फिर लीगल गार्जियन देगा। देन यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया दिया गया है, ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगा। ओके, देन की फंक्शंस क्या है बोर्ड के? ये मॉनिटर करता है कंप्लायंस एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज़ को, कंप्लायंस को मॉनिटर करेगा और पेनल्टीज़ को इम्पोज करेगा। डायरेक्ट करता है डेटा फिड्यूसरीज को टू टेक नेसेसरी मेजर्स, जिससे वो नेसेसरी मेजर्स ने इन इवेंट ऑफ अ डेटा ब्रीच, अगर डेटा ब्रीच हो रहा है, देर ग्रीवांसेस हियर करेंगे मेड बाय अफेक्टेड पर्सन, जो भी अफेक्ट हुए हैं, अगर वो ग्रीवांस रिड्रेसल का काम करेंगे। ओके, देन बोर्ड मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड फॉर 2 ईयर्स, बोर्ड मेंबर्स 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट होंगे एंड एलिजिबल होंगे फॉर रीअपॉइंटमेंट भी। ओके, अपील्स जो होंगी अगेंस्ट डिसीजंस विल लाई विद द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट के साथ लाई होंगी एंड एपलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज TDSAT। देन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल की बात की गई है यहाँ पे, ये क्या है? डेटा प्रिंसिपल विल हैव द राइट टू, डेटा प्रिंसिपल के पास क्या राइट होंगे? वो ऑब्टेन कर सकता है इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, करेक्शन उसमें ले सकता है या फिर इरेज करवा सकता है अपना पर्सनल डेटा। ओके, ग्रीवांस रिड्रेसल ले सकता है। देन राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन, अगर किसी की डेथ या इनकैपेसिटी है तो उस केस में ये एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, डेटा प्रिंसिपल मस्ट नॉट रजिस्टर अ, डेटा प्रिंसिपल को एक रजिस्टर नहीं करनी चाहिए फॉल्स या फ्रिवलस कंप्लेंट एंड फर्निश नहीं करना चाहिए एनी फॉल्स पर्टिकुलर्स को। देन अगर वायलेशन ऑफ ड्यूटीज़ होती है तो यहाँ पे पनिशबल होगा ये विद पेनल्टी ऑफ अप टू ₹10,000। देन यहाँ पे ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूसरीज भी हैं, इन पे क्या ऑब्लिगेशंस होंगे? डेटा फिड्यूसरीज जो क्या करेंगे यहाँ पे, वो इंश्योर करेंगे कि एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस है डेटा की, बिल्ड करेंगे रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स जिससे कि प्रिवेंट कर सकें डेटा ब्रीच को, इन्फॉर्म करेंगे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अफेक्टेड पर्सनस को अगर ब्रीच होता है कोई, देन इरेज कर देंगे पर्सनल डेटा एज सुन एज द पर्पस हैज़ बीन मेट। ओके, एंड रिटेंशन जो होगा इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लीगल पर्पसेस, अगर रिटेंशन जरूरी नहीं है लीगल पर्पसेस के लिए तो। देन सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज STF, ये क्या है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई कर सकती है किसी भी डेटा फिड्यूसरी को एज सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी। ओके, बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज, कौन से फैक्टर्स पे? अगर वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड, इसके बेसिस पे। देन रिस्क टू द राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल, जो रिस्क है राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल का। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, रिस्क टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, पब्लिक ऑर्डर। ओके, ये STF क्या होगा? STF विल हैव सर्टेन एडिशनल ऑब्लिगेशंस, इस पे सर्टेन एडिशनल ऑब्लिगेशंस भी होंगी इंक्लूडिंग अपॉइंटिंग अ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एन इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर एंड अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, ये इस पे सर्टेन एडिशनल ऑब्लिगेशंस होंगी। देन एग्जाम्पन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, कौन से एग्जाम्पन्स हैं यहाँ पे? जो राइट्स एंड डेटा प्रिंसिपल के एंड ऑब्लिगेशंस एंड डेटा फिड्यूसरीज पे एक्सेप्ट डेटा सिक्योरिटी विल नॉट अप्लाई इन स्पेसिफाइड केसेस, ये अप्लाई नहीं होंगे सर्टेन केसेस में, ये राइट्स वगैरह कुछ सब हटा दिए जाएंगे। कब? फॉर नोटिफाइड एजेंसीज, कुछ नोटिफाइड एजेंसीज़ के लिए,
क्यों? इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर एट्सेट्रा। इसके लिए अगर कोई रिसर्च करना है, आर्चिव या स्टैटिस्टिकल पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं, स्टार्टअप्स के लिए, या फिर कोई अदर नोटिफाइड कैटेगरी है डेटा फिड्यूसरी की, उसके लिए। देन किसी भी लीगल राइट या क्लेम को इन्फोर्स करना हो उस केस में कर सकते हैं। ये सब राइट्स जो हैं ये हट जाएंगे। ओके। देन प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस के लिए, या फिर परफॉर्म करना है जुडिशियल या फिर रेगुलेटरी फंक्शंस, या फिर प्रोसेस करना है इन इंडिया पर्सनल डेटा ऑफ नॉन रेजिडेंट्स अंडर फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एग्जेम्प्ट कर सकती है सर्टेन एक्टिविटीज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर ऑल्सो। देन यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन भी दिया गया है। ये क्या है? वाइल प्रोसेसिंग द पर्सनल डेटा, जब भी पर्सनल डेटा प्रोसेस किया जा रहा है एक चाइल्ड का, डेटा फिड्यूसरी मस्ट नॉट अंडरटेक, क्या नहीं करना चाहिए डेटा फिड्यूसरी को? प्रोसेसिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज एनी डेट्रीमेंटल इफेक्ट, जिससे कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो ऑन वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन, वो नहीं करना है। एंड ट्रैकिंग, बिहेवियरल मॉनिटरिंग और टारगेटेड एडवाइजरिंग, ये सब नहीं करना है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? बिल अलाउज द ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया। बिल अलाउ करता है कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया भी, एक्सेप्ट टू कंट्रीज़, सिर्फ उन कंट्रीज़ को नहीं किया जाएगा जहाँ पे टू कंट्रीज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जिन्हें गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करेगी। आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। एक्ट स्पेसिफाई करता है पेनल्टीज़ को वेरियस ऑफेंसेस के लिए, सच एज 200 करोड़ की पेनल्टी लगेगी अगर नॉन फुलफिलमेंट हुआ ऑब्लिगेशंस फॉर चिल्ड्रन का, एंड 250 करोड़ की पेनल्टी लगेगी अगर फेलियर हुआ टू टेक सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट डेटा ब्रीचेस। ओके। देन यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज एक्ट के बारे में बात की गई है। ये न्यूज़ में क्यों था? डिजिटल सर्विसेज एक्ट, यूरोपियन यूनियन जो है उसने कंफर्म किया है, कंफर्म द नेम्स ऑफ 19 प्लेटफॉर्म्स के नेम कंफर्म किए जो कि सब्जेक्ट टू होंगे ऑनलाइन कंटेंट रूल्स अंडर द डिजिटल सर्विसेज एक्ट DSA। इसके बारे में देखते हैं। DSA जो है डिजिटल सर्विसेज एक्ट, ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड रेगुलेटरी टूल बॉक्स है ग्लोबली। ओके। जो कि सेट करता है एक बेंचमार्क फॉर रेगुलेटरी अप्रोच जो होनी चाहिए ऑनलाइन इंटरमीडिएट्स के लिए। देन 2020 में क्या हुआ था? DSA जो है डिजिटल सर्विसेज एक्ट टुगेदर विद डिजिटल मार्केट्स एक्ट DMA, इसने प्रपोज किया था दोनों ने मिलकर एक कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क टू इंश्योर अ सेफर फेयरर डिजिटल स्पेस, जो कि एप्लीकेबल होगा 2024 से। DSA जो है डिजिटल सर्विसेज एक्ट, ये अफेक्ट करता है गेट कीपर्स को। गेट कीपर प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? जैसे कि गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, मेटा हो गया, और कवर करता है नीड फॉर यूज़र कंसेंट बिफोर, पहले से ही बिफोर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। देन डिफरेंस क्या है बिटवीन द EU's DSA दैट इज डिजिटल सर्विसेज एक्ट एंड इंडियाज़ IT रूल्स 2021? की प्रोविजंस यहाँ पे देखेंगे, एंड इंडियाज़ IT रूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, देन EU's DSA। स्कोप क्या है? अगर इंडियाज़ IT रूल्स की बात करें तो ये अप्लाई होता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स पे, OTT प्लेटफॉर्म से ऑपरेटिंग इन इंडिया, जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री, उनकी कंट्री को छोड़, कंट्री को ओरिजिन अगर इंडिया में वो वर्क कर रहे हैं तो उन पे अप्लाई होता है। ओके, ये बताया गया है। देन EU's DSA जो है डिजिटल सर्विसेज एक्ट, ये कहाँ पे अप्लाई होता है? इसका स्कोप क्या है? ये अप्लाई करता है वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं, जो ऑपरेट कर रही हैं EU में, यूरोपियन यूनियन में, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री, सेम एज हियर। देन कंटेंट मॉडरेशन की बात करते हैं। ये रूल्स जो होते हैं रिक्वायर करते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को टू अपॉइंट अ ग्रीवांस ऑफिसर, कि एक ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए, एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, एंड इस्टेब्लिश अ मैकेनिज्म, और एक मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करना चाहिए फॉर रिसीविंग एंड रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स फ्रॉम यूजर्स। DSA क्या बोलता है? DSA प्रपोज करता है एक रेंज ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग कंटेंट मॉडरेशन मीजर्स, ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशंस एंड डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स को। दोनों ही सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट्स, जो कि काफ़ी सिमिलर दिख ही रहे हैं आपको, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट रेगुलेशन एंड को रेगुलेटरी अप्रोच फॉर मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड ग्रीवांस एड्रेसल। ये सीधा सीधा सब कुछ लिखा हुआ है, कोई नीड नहीं है इतनी एक्सप्लेन करने की। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट। सो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों आया था। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया असेंट 3 बहुत बड़े बिल्स को
जिन्होंने काया पलट कर दी इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। ओके, सो इनमें से फर्स्ट जो है वो है भारतीय न्याय संहिता 2023। सो जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ये रिप्लेस करता है इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1816 को, जो प्रिंसिपल लॉ था इंडिया के क्रिमिनल ऑफेंसेस इन इंडिया। ओके, पहले बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद की प्रोविजंस देखेंगे। बैकग्राउंड क्या है इसका? आईपीसी से पहले भी कई चीज़ें थी, जैसे कि पार्लियामेंट्री चार्टर्स हो गए एंड एक्ट्स हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशंस, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ एक्सेट्रा। देन ड्राफ्ट ऑफ पीनल कोड आया था 1837 में अंडर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। देन देन क्या हुआ कि इफेक्ट्स जो थे 1857 रिबेलियन के, उसके बाद आईपीसी इनैक्ट कर दिया गया 1860 में। देन आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ आईपीसी 1860 सेवरल लॉ कमीशन रिपोर्ट्स आई, जो कि जिन्होंने रिकमेंड किया कि अमेंड किया जाए आईपीसी ऑन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, फूड एडल्ट्रेशन, डेथ पेनल्टी एक्सेट्रा। सो ये हो गया बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं की प्रोविजंस। सो की प्रोविजंस क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस जो है वो एक पनिशमेंट की तरह आएगा एज वन ऑफ द पनिशमेंट्स फॉर पेटी ऑफेंसेस, तुच्छ ऑफेंसेस के लिए। ओके, इसने इंक्रीज किया है थ्रेशोल्ड फॉर गैंग रेप विक्टिम्स, जो कि क्लासीफाई किया जाएगा एज अ मेजर फ्रॉम 16 टू 18 ईयर्स ऑफ एज। ये क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को विद अ वुमेन बाय डिसीटफुल मीन्स, अगर धोखेधड़ी से करते हैं या फिर बाय मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। ओके, इट रिमूव्स ऑफेंस ऑफ सेडिशन, ये सेडिशन के ऑफेंस को रिमूव करता है एंड इंस्टेड पेनलाइजेस द फॉलोइंग। और क्या पेनलाइज करता है आइए देखते हैं। सो कैसे पेनलाइज करता है? अगर कोई एक्साइट कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है एक्साइट करे सेसेशन को, आर्म्ड रिवेलियन को या फिर सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को, तो उसे पेनलाइज किया जाएगा। अगर कोई इनकरेज करता है फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ को, या फिर इंडेंजर करता है सॉवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, ऑल्सो ये क्या डिफाइन करता है? ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन कर रहा है कि कोई भी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी है, जैसे कि किडनैपिंग हो गई, एक्सटॉर्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गई, लैंड ग्रैबिंग हो गई, साइबर क्राइम हो गया एट्सेट्रा। ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब जहाँ पे पैसे का मोटिव होता है मेनली। ओके, मर्डर और ग्रीवस हर्ट बाई अ ग्रुप, ये भी रेगुलेट करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ। अगर कोई मेंबर है, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड, हर एक मेंबर उस ग्रुप का पनिश होगा जिसने भी ये मर्डर या ग्रीवस हर्ट किया है किसी ग्रुप को। कैसे किया जाएगा? डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन होगा अगर मर्डर किया गया है, एंड इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 7 ईयर्स एंड प्लस फाइन इन केस ऑफ ग्रीवस हर्ट अगर किया गया है। देन यहाँ पे आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये रिप्लेस करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 को, विच प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल्स। ये जो सीआरपीसी था प्रोसीजर बताता था कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, बेल्स कैसे मिलती हैं अंडर वेरियस एक्ट। सो यहाँ पे बैकग्राउंड देखते हैं। पहले बैकग्राउंड क्या है? सीआरपीसी पहली बार इनैक्ट हुआ था 1861 में अंडर ब्रिटिश रूल एंड लेटर ये सब्सटीट्यूट कर दिया गया था बाय फ्रेश कोड्स सक्सेसिवली इनैक्टेड इन 1872 एंड 1882। ये इसमें कई सेवरल अमेंडमेंट्स हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो 1898, 1923 एंड 1955 में। सीआरपीसी 1973 क्यों आया था? जो लॉ कमीशन था इंडिया का, उसकी 41st रिपोर्ट में उसने रिकमेंड किया था सिग्निफिकेंट रिवीजन को इस कोड के लिए, जिसकी वजह से क्रिएशन हुआ था सीआरपीसी 1973 का। ओके, देखते हैं की प्रोविजंस क्या हैं यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। सो की प्रोविजंस क्या है यहाँ पे? डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स की बात की गई है। डिटेन किए जाएंगे अंडर ट्रायल्स कैसे? फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स जो होंगे, जो जिन्होंने कंप्लीट किया है 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ओके, वो रिलीज किए जाएंगे ऑन बॉन्ड। ओके, अगर कोई अक्यूज्ड है जिसने हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाइड फॉर एन ऑफेंस ये काट लिया है, तो ही शैल बी रिलीज बाय द कोर्ट ऑन बेल। देन ये किस पे अप्लाई नहीं होता है? दिस डज नॉट अप्लाई ऑन ऑफेंसेस पनिशबल बाय डेथ, जिसमें डेथ सेंटेंस सुनाई गई है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है, या फिर उन पर्सनस पे जो अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन मोर देन वन ऑफेंसेस, इन्होंने एक से ज़्यादा ऑफेंस करके बंद है अंदर। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं
कोई भी पुलिस ऑफिसर वो रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन किसी भी अक्यूज्ड का, कौन से केसेस में, कुछ केसेस हैं जिनमें कर सकता है, इंक्लूडिंग रेप केसेस। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है फॉर ऑफेंसेस पनिशबल विद एटलीस्ट 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें 7 years से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो सकती है वहाँ पे। स्पेसिमेन, ये एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को टू ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशंस एंड वॉइस सैंपल्स, ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर मजिस्ट्रेट ने बोला। ओके, टाइमलाइंस दी गई हैं कुछ प्रोसीजर्स के लिए, जैसे कि सबमिशन ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया, जजमेंट कब देनी है, इन्फॉर्मिंग द विक्टिम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम 2023। ये रिप्लेस करता है द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 विच गवर्न द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन इंडियन कोर्ट्स। ये एविडेंस के बारे में बात करता था मेनली। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड देखेंगे एंड की प्रोविजंस देखेंगे। सो बैकग्राउंड क्या है इसका, द एविडेंस एक्ट जो इनैक्ट किया गया था 1872 में, ये क्यों किया गया था, टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू एविडेंस, कंसोलिडेट एक कर दिया जाए उन लॉज को जो कि रिलेट कर रहे हैं एविडेंस से, ऑन विच जिन पे कोर्ट कंक्लूड करती है एंड प्रोनाउंस करती है जजमेंट को। ओके, की प्रोविजंस क्या है इसके, इसमें एडमिट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस को। ये क्या बोलता है, इसका सेम इफेक्ट होगा, सेम लीगल इफेक्ट एज पेपर रिकॉर्ड, जैसे कि पेपर रिकॉर्ड्स वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस नोट किए जाएंगे। ओके, ओरल एविडेंस को अलाउ कर दिया गया है। इट इंक्लूड्स स्टेटमेंट्स जो भी बोले जाते हैं बिफोर कोर्ट्स विटनेस के द्वारा इन रिलेशन टू अ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो भी फैक्ट इंक्वायरी में था उसके रिस्पेक्ट में। ये अलाउ करता है ओरल एविडेंस टू बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, अगर अगर इलेक्ट्रॉनिकली गिवन दिया गया है फिर भी चलता है। ओके, अलाउड है वो। जॉइंट ट्रायल्स, जॉइंट ट्रायल किसे बोलते हैं, जहाँ पे मोर देन वन पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस, ये जॉइंट ट्रायल ट्रायल, ट्रायल चल रहा है मोर देन वन पर्सन का फॉर द सेम ऑफेंस। ओके, सो ये जॉइंट ट्रायल होता है कि सभी का एक साथ ट्रायल किया जा रहा है। यहाँ पे एक्ट एक और चीज़ ऐड करता है कि ट्रायल जो है मल्टीपल पर्सन्स का, जहाँ पे कोई अक्यूज्ड है वो फरार हो गया है, एब्सकॉन्ड हो गया है या फिर नहीं रिस्पॉन्ड करा है किसी अरेस्ट वारंट को, वो भी एक जॉइंट ट्रायल ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, देन यहाँ पे स्पेशल एंड लोकल लॉज के बारे में दिया गया है। रिसेंट टेबलिंग ऑफ बिल्स ऑन क्रिमिनल लॉज हैज़ केप्ट स्पेशल एंड लोकल लॉज अवे फ्रॉम द ऑनगोइंग रिफॉर्म प्रोसेस। ये जो रिसेंट टेबलिंग हुई है बिल्स की क्रिमिनल लॉज पे, इसने स्पेशल एंड लीगल लॉज को दूर रखा है ऑनगोइंग रिफॉर्म प्रोसेस से। कॉग्निजेबल क्राइम्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज दोज फॉलिंग अंडर फॉलिंग ईदर अंडर द इंडियन पीनल कोड और अंडर द स्पेशल एंड लोकल लॉज, दैट इज SLL। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते किसे हैं, इज डिफाइंड एज द वन, ये वो ऑफेंस होता है जिसमें एक ऑफिसर जो होता है, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का, इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, एंड इफेक्ट अरेस्ट विदाउट वारंट, और अरेस्ट कर सकता है किसी को बिना किसी वारंट के, मेनली इसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसे ब्रॉडली कैटेगराइज कैसे किया गया था, इंडियन पीनल कोड में या फिर स्पेशल एंड लोकल लॉज में। अगर स्पेशल एंड लोकल लॉज की बात करें तो एक स्पेशल लॉ जो होता है ये एक लॉ होता है जो कि एप्लीकेबल होता है टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट कवरिंग स्पेसिफिक इश्यूज, मीन्स स्पेशल लॉ एज द नेम सजेस्ट। ओके, एग्जाम्पल अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है एक स्पेशल लॉ है। देन लोकल लॉ क्या है, ये ऐसा लॉ है जो एप्लीकेबल है ओनली टू अ पार्टिकुलर पार्ट, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे इंडिया के। जैसे कि एग्जाम्पल ने तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम मकोका एक्ट जो है 1999 का, ये एक स्पेशल लोकल लॉ है, एंड UAP एक स्पेशल लॉ है। सो इसी के साथ हमारे 5 मेन टॉपिक्स खत्म हो गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 न्यूज़ में आया है। क्यों न्यूज़ में आया था, रिसेंटली जो एक्ट था वो अमेंड किया गया था। कौन सा एक्ट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, ये पास किया गया, अमेंड किया गया फिर पास किया गया, जो भी बोलो आप। बैकग्राउंड क्या है इसका, बैकग्राउंड यही है कि ये एक्ट था, उसके बारे में हम देखते हैं। की फीचर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969, ये प्रोवाइड करता था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, देन चीफ रजिस्ट्रार हो गया, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हो गया, एंड रजिस्ट्रार जो है ये अपॉइंट किए जाते थे इन एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में बाई स्टेट गवर्नमेंट। ओके, क्यों,
फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एरिया रेस्पेक्टिवली। ओके, देन ये क्या प्रोवाइड करता था? टू ऑब्टेन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रजिस्टर रिलेटेड टू बर्थ एंड डेथ। ये मतलब बताता था कि बर्थ एंड डेथ कितनी हुई है वो चेक करने के लिए, ओके, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्थ और डेथ अकरिंग इन अ हाउस, अगर कोई बर्थ या डेथ हो रही है किसी हाउस में तो ये ड्यूटी है हेड ऑफ़ द हाउस की वो इन्फॉर्म करे, और अगर हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है तो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपोर्ट करे। अ बर्थ सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन विदाउट द नेम ऑफ द चाइल्ड। एक बर्थ सर्टिफिकेट अगर नाम नहीं उस पर चाइल्ड का फिर भी ऑब्टेन किया जा सकता है। द रजिस्टर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स जो है ये फॉल कहाँ करता है? अंडर कंकरेंट लिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एक्ट हैड नॉट बीन अमेंडेड सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से आया था ना 1969 में, तब से अभी तक कोई इसमें चेंजेस नहीं आए थे और अब आए हैं जाकर के 2023 में। की फीचर्स क्या हैं बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 के, वो देखते हैं आप। सो की फीचर्स क्या है? डेटा बेस ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, ये ऐड करता है दैट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो मेंटेन करेगा नेशनल डेटा बेस ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ्स एंड डेथ्स को। चीफ रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार जो है उन पे ऑब्लिगेशन होगा कि वो शेयर करें डेटा इसका रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ्स का टू द नेशनल डेटाबेस। जो चीफ रजिस्ट्रार होगा वो मेंटेन करेगा एक सिमिलर डेटाबेस, जैसा कि यहाँ पे नेशनल डेटाबेस मेंटेन करेगा, स्टेट लेवल पे स्टेट डेटाबेस आप बोल सकते हो कि मेंटेन करेगा चीफ रजिस्ट्रार। देन इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स की बात की गई है यहाँ पे। ये क्या है? ये प्रोवाइड करता है डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, किस चीज़ का? सर्टिफिकेट्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स का। लिंकिंग इट विद आधार टू कलेक्ट आधार नंबर्स ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का आधार नंबर कलेक्ट किया जाएगा, फिर इन्फॉर्मेंट्स का किया जाएगा इन केस ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन। कनेक्टिंग डेटाबेस, ये स्टेट करता है दैट द नेशनल डेटाबेस जो है मे बी मेड अवेलेबल, वो अवेलेबल किया जा सकता है अदर अथॉरिटीज़ को भी जो कि प्रिपेयर कर रही हैं या मेंटेन कर रही हैं अदर डेटाबेसेस लाइक पॉपुलेशन रजिस्टर हो गया, इलेक्टोरल रोल हो गया, रेशन कार्ड हो गया, एट्सेट्रा। अपील प्रोसेस क्या है? कोई भी पर्सन जो पीड़ित है किसी भी एक्शन से और ऑर्डर से रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्ट्रार या फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के में अपील टू द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और चीफ रजिस्ट्रार, इनको अपील कर सकता है रिस्पेक्टिवली विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर। सो ये भी हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। सो अब हम अपना टॉपिक चालू करेंगे, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। ये न्यूज़ में क्या था? जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ग्रांट किया अपना असेंट एक बिल को जो कि है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023, जो रिपील करता है कॉलोनियल एरा लॉ को जो कि था प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। बैकग्राउंड क्या है इस द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 का? सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यहाँ से 1799 में अंडर लॉर्ड वेलेस्ली। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 आया। इसने क्या किया? टू साइलेंस द प्रेस बिफोर अ पोटेंशियल फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया, फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट साइलेंस कर दिया था प्रेस को। हाउएवर इट वाज रिट्रैक्टेड इन 1818 बाई, रिट्रैक्ट कर दिया गया इन 1818 बाई लॉर्ड हेस्टिंग्स। लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ऑर्डिनेंस 1823 में आया था ये लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ऑर्डिनेंस अंडर जॉन एडम्स। इसने क्या किया? द ऑर्डिनेंस हैड अ ड्रैकोनियन प्रोविजन, इसमें एक ड्रैकोनियन प्रोविजन था दैट नो वन कुड स्टार्ट और कंटिन्यू टू यूज़ अ प्रेस विदाउट रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के साथ, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता या फिर कंटिन्यू नहीं कर सकता प्रेस। इसी के तहत राम मोहन रॉय का जो मिरातुल अकबर था उसका पब्लिकेशन बंद कर दिया गया था। देन आया प्रेस एक्ट ऑफ 1835 अंडर मेटकाल्फ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दिस एक्ट वॉज सीन एज रे ऑफ लिबरेशन, यहाँ पे कुछ लिबर्टी मिली थी एंड काफ़ी कुछ लिबर्टी मिल गई थी एंड दस अर्न मेटकाल्फ, इसकी वजह से मेटकाल्फ जो थे उन्हें एक टाइटल मिला था लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। ओके, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इंडियन वर्नैकुलर प्रेस जो थी उसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला 1835 से 1857 के बीच में। देन आता है लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट हुआ था 1857 में और इसकी वजह से ये एक्ट आया जिसने इम्पोज किया लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस को इन एडिशन टू द प्री एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर था उसके साथ अब लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस भी आ गए थे। देन आया प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स PRB एक्ट 1867 जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दिस एक्ट मेड इट मैंडेटरी, इसने मैंडेटरी कर दिया था फॉर एवरी आर्टिकल ऑफ प्रिंट टू हैव द नेम्स ऑफ प्रिंटर्स, पब्लिशर्स एंड द प्लेसेस ऑफ
पब्लिकेशन प्रिंटेड। ओके, सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी तभी आप पब्लिश कर सकते हो कोई भी। फर्दर अमेंडमेंट्स इसमें हुई। द एक्ट वॉज अमेंडेड मैनी टाइम्स, कई बार अमेंड किया गया 1870 से 1983 के बीच में, बट इट रिमेंड प्रोसीजरली, बट प्रोसीजरली ये कम्बरसम एंड कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफिकल्ट था, स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम पब्लिशर्स। देन देखेंगे हम की प्रोविजंस ऑफ द पीआरपी एक्ट जो अभी पास हुआ है 2023 का। सो यहाँ पे की प्रोविजंस क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स, जो पीरियोडिकल्स हैं वो इंक्लूड नहीं करते क्या? बुक्स को, साइंटिफिक एंड एकेडमिक जर्नल्स को। बुक्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ एक्ट हैं। फॉरेन पीरियोडिकल्स, यहाँ पे एक टर्म जान लो, फैसीमाइल। फैसीमाइल का मतलब होता है एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट। ओके, एग्जैक्टली वही कॉपी पेस्ट करना। ओके, अब फैसीमाइल ऑफ अ फॉरेन पीरियोडिकल, एक फैसीमाइल जो है फॉरेन पीरियोडिकल का प्रिंट किया जा सकता है इंडिया में, बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए पहले से। डिक्लेरेशन फॉर प्रिंटिंग प्रेसेस, ये क्या है? ये अलाउ करता है पब्लिशर को पीरियोडिकल के कि वो ऑब्टेन करे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय फाइलिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करके विद द प्रेस रजिस्टर जनरल एंड स्पेसिफाइड लोकल अथॉरिटी के साथ। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस, जो पीआरपी एक्ट 2023 है अलाउ करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिंटिंग प्रेसेस टू बी सबमिटेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। ओके, पेनल्टीज़ क्या है यहाँ पे? द 2023 एक्ट जो है वो प्री क्रिमिनलाइज करता है कॉलोनियल एरा स्टैट्यूट को। कैसे? पहले जेल टर्म था, अब फाइन के साथ उसे हटा दिया गया है, फाइन से रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन, ये क्या है? जो पीआरपी एक्ट है 2023 का, ये एम्पावर करता है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को टू सस्पेंड और कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, की वो सस्पेंड कर दे या कैंसिल ही कर दे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को। ऑल्सो अगर कोई पर्सन है हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्ट उसने किया है, उसके लिए कन्विक्टेड है, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, या फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट चला गया है, तो वो अलाउड नहीं होगा कि वो एक पीरियोडिकल पब्लिश कर सके। इसी के साथ ये भी हमारा आर्टिकल ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे द टेलीकॉम कम्युनिकेशंस एक्ट ऑफ 2023। क्यों था ये न्यूज़ में? जो प्रेसिडेंट है उसने असेंट दी है टेलीकॉम बिल 2023 को अब, और ये एक्ट बन गया। ओके, टू रिप्लेस द 138 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इसको रिप्लेस किया है। 138 ईयर ओल्ड था। ओके, और क्या था न्यूज़ में? ये एक्ट सिर्फ इसको ही रिप्लेस नहीं करता, द एक्ट रिप्लेसेस इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, साथ में इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को भी, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 को भी रिप्लेस करता है, और इसके साथ ही अमेंड करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई एक्ट 1997 को। देन की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या है? असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम, ये क्या है? स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो होगा वो होगा ऑक्शन के जरिए एंड फॉर स्पेसिफाइड यूजेस में ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। स्पेसिफाइड पर्पसेस क्या है? स्पेसिफाइड पर्पसेस इंक्लूड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। ओके, पहली बार क्या हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन हुआ है जो कि होगा ऑन फॉर स्पेक्ट्रम फॉर द सेटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन लाइन विद ग्लोबल नॉर्म्स के साथ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अपॉइंटमेंट्स टू ट्राई एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड टू अलाउ इंडिविजुअल्स विद, ट्राई एक्ट को अमेंड किया गया है जिसमें इंडिविजुअल्स को अलाउ किया जाएगा जिनके पास एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है टू सर्व एज द चेयरपर्सन, एंड एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है टू सर्व एज मेम्बर्स। ओके, ये मेंबर्स की तरह रहेंगे, एंड अगर 30 ईयर्स का है तो ये चेयरपर्सन की तरह रहेंगे। एडजुडिकेशन प्रोसेस क्या है? अपॉइंटमेंट हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टू कंडक्ट इंक्वायरीज। अपॉइंटमेंट होगा एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो कंडक्ट करेगा इंक्वायरी अगेंस्ट सिविल ऑफेंसेस। देन अपील्स जो होंगी अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमिटी इन कनेक्शन टू ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, वो कहाँ पे फाइल कर सकते हैं? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल टी सैट में विद इन 30 डेज। ओके, देन प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स की बात की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है मेजर्स टू प्रोटेक्ट यूज़र्स, जैसे कि प्रायर कंसेंट टू रिसीव स्पेसिफाइड मैसेजेस, क्रिएशन ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स, एंड अलाउिंग यूजर्स टू रिपोर्ट मालवेयर और स्पेसिफाइड मैसेजेस।
देन यहाँ पे राइट ऑफ वे दिया गया है। देन राइट ऑफ वे यहाँ पे क्या है, एंटिटीज़ जो कि बिल्ड कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो सीख कर सकती हैं, देख ले सकती हैं। राइट ऑफ वे मीन्स यूज़ कर सकती हैं प्रॉपर्टी, कौन सी, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। ओके। पावर्स ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च, ये क्या है, मैसेजेस जो है वो इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं, मॉनिटर किए जा सकते हैं, फिर ब्लॉक किए जा सकते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, या फिर प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस हो गया। देन नेक्स्ट आता है ऑथराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज़। प्रायर ऑथराइजेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो नीडेड होगा टू प्रोवाइड, ऑपरेट, मेंटेन और एक्सपैंड न्यू टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड टू पजेस रेडियो इक्विपमेंट। ओके। देन रेगुलेशन ऑफ ओ टी टीज़ ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की बात की गई है। जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म होंगे वो रेगुलेट नहीं किए जाएंगे टेली कम्युनिकेशंस एक्ट 2023 के अंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इसे नोट कर लो। अदर प्रोविजंस क्या है, डिजिटल भारत निधि, द बिल रीनेम्स द यूनिवर्सल, ये बिल जो है वो रीनेम करता है यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड को एज डिजिटल भारत निधि एंड अलाउ करता है इट्स यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर। देन ट्रस्टेड सोर्सेज रजीम, ये क्या है, ये आया केम इन टू फोर्स आफ्टर 2020 इंडो चाइनीज बॉर्डर स्क्रिमिसेस टू स्टॉप इम्पोर्ट्स ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट फ्रॉम होस्टाइल नेशंस, इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ द लॉ। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। डिजिटल भारत निधि देख सकते हो। ओके। तो अब अगला टॉपिक हम लेंगे इंटरनेट शटडाउन्स। सो ये इंटरनेट शटडाउन्स क्या हैं और क्यों न्यूज़ में आए थे। एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी जो कि रिलीज़ की गई थी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एंड ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा, और उसमें बताया गया कि मोस्ट इंटरनेट शटडाउन्स जो लास्ट 3 ईयर्स में हुए थे वो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए थे। इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया, इंटरनेट शटडाउन्स क्या इंक्लूड करते हैं, एक्सेस जो होते हैं रेस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सेस को, इंटरनेट कम्प्लीटली इंटरनेट बंद हो गया, या फिर उनकी स्पीड स्लो डाउन कर दी गई, या फिर कोई सर्टेन कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट या फिर रोक दिया गया। करेंटली क्या हो रहा है, द सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, जो टेलीकॉम सर्विसेज का सस्पेंशन हो रहा है इंक्लूडिंग इंटरनेट शटडाउन्स, वो कौन गवर्न, कहाँ से गवर्न किया जा रहा है, इज गवर्न बाई टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के अंडर, जो कि नोटिफाइड है अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि वो अमेंड किया गया है या फिर उसकी जगह पे दूसरा नया एक्ट लाया गया है। देन यहाँ पे क्या बताया गया है, 2017 के रूल जो थे जो कि प्रोवाइड करते थे टेम्परेरी शटडाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज किसी भी रीजन में ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, वो कितने दिनों के लिए थे, 15 डेज़ के लिए थे एक टाइम पे। ओके। लॉ जो है वो एम्पावर करता है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री एंड सेंटर एंड स्टेट लेवल्स कि वो ऑर्डर कर सकें शटडाउन्स को। देन कुछ की गाइडलाइंस हैं जो प्रपोज की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010 में। ये क्या थे, एन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर जो है सस्पेंड कराए इंटरनेट सर्विसेज को इनडेफिनेटली, वो इम्परमिसिबल है अंडर द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विसेज रूल्स 2017। सस्पेंशन जो है सिर्फ यूटिलाइज़ किया जा सकता है टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए। कोई भी ऑर्डर जो है सस्पेंड कर रहा है इंटरनेट को इश्यूड अंडर द सस्पेंशन रूल्स, उसे अडहेयर करने चाहिए दो प्रिंसिपल्स, सॉरी, उसे अडहेयर करना चाहिए प्रिंसिपल्स को, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड उसे एक्सटेंड नहीं होना चाहिए बियॉन्ड नेसेसरी ड्यूरेशन। जब तक ज़रूरत है तभी तक उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसके बाद फिर से चालू कर दो। जो ऑर्डर है सस्पेंड करा है जो इंटरनेट अंडर द सस्पेंशन रूल, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। देन कोर्ट ने और एक बात बोली, कोर्ट ऑल्सो डिक्लेयर दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है एज वेल एज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट, ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी। सो यहाँ पे हमारे मेन टॉपिक्स जो हैं सारे ख़त्म होते हैं। अब हम अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे फोकस करेंगे। जो फर्स्ट आर्टिकल है अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर वो है केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995। इसमें क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसने नोटिफाई किए हैं कुछ अमेंडमेंट्स इन द केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स 1994 में। ये प्रोवाइड करता है ऑपरेशनल मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीक्रिमिनलाइज्ड प्रोविजंस ऑफ द केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। एम क्या है इसका, टू मेक द केबल टेलीविज़न
जो भी केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स एक्ट ऑफ 1995 है, इसे मोर बिजनेस फ्रेंडली बनाना है, इसे इसका एम है, और बूस्ट करे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी। सेक्शंस जो हैं एक्ट के री एग्जामिन किए गए थे एंड डीक्रिमिनलाइज किए गए थ्रू जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 इसके जरिए। ओके, एंड जो इम्प्रिजनमेंट प्रोविजंस थे अब वो रिप्लेस कर दिए गए हैं मॉनेटरी पेनल्टीज़ के साथ एंड अदर नॉन मॉनेटरी मेजर्स के साथ, जैसे कि एडवाइजरी हो गई, वार्निंग हो गई, एट्सेट्रा। ओके, मोर बिजनेस फ्रेंडली बनाया गया है और जिससे कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये क्या है? ये एक एक्ट है जो कि पास किया गया है बाय पार्लियामेंट, वो जो कि सीक्स टू मेक द एक्ट ऑफ टाउट पनिशबल, जो कि एक्ट ऑफ टाउट को पनिशबल घोषित कर देता है एंड रिपील करता है सर्टेन प्रोविजंस जो हैं लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 के, जो कि काफ़ी अप्रचलित हो गए थे, ऑब्सोलीट हो गए थे। प्रोविजंस क्या हैं इस एक्ट के? ये प्रोवाइड करता है एवरी हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज को कि वो फ्रेम कर सकें एंड पब्लिश कर सकें लिस्ट ऑफ टाउट्स। टाउट्स क्या होता है? टाउट रेफर्स टू अ पर्सन, एक पर्सन होता है जो कि इधर प्रपोज करता है या फिर प्रोक्योर, इधर प्रपोजेस टू प्रोक्योर, ऐसा कहता है कि मैं खरीदूंगा, या फिर खरीदता है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लीगल प्रैक्टिसनर इन रिटर्न ऑफ एनी पेमेंट, मतलब गलत काम करता है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे प्रोविजंस क्या है, ये मैंने पढ़ दिया। एंड सच पर्सन्स नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ डाउट्स, जो भी पर्सन है लिस्ट ऑफ डाउट्स में जो मेंशन है वो एक्सक्लूड किए जाएंगे फ्रॉम एंटरिंग द कोर्ट प्रीमाइसेस। ओके, सो डाउट नॉट अ बिग थिंग। कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। सो ये क्या है? गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। किस लिए? टू इंक्वायर इनटू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन मणिपुर। ओके, ये ऑथराइज करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो अपॉइंट कर सके इंक्वायरी कमीशंस इंक्वायरी करने के लिए इन डेफिनेट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। देन यहाँ पे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है कमीशन इंक्वायरी करने के लिए इनटू एनी मैटर, किसी भी मैटर में जो कि रिलेटेबल है टू एनी ऑफ द एंट्रीज टू लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3, मीन्स जो कि सेंट्रल एंड कंकरेंट लिस्ट में आता है वहाँ से रिलेटेड। देन सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट कर सकते हैं कमीशंस फॉर एंट्रीज, कौन सी एंट्रीज के लिए? जो कि स्टेट लिस्ट में है एंड कंकरेंट लिस्ट में है शेड्यूल 7 के। जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होगी। ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बेसिकली अपने नोट्स पे फोकस करो, बेसिक कोर पे फोकस करो। ये सब पढ़ लिया, याद रहा, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है कि ये सब आता है कभी भी। ओके, बट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो सब कुछ। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, दैट इज़ FCRA। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सस्पेंड किया है फॉरेन फंडिंग लाइसेंस ऑफ केयर इंडिया ओवर अलिस्ट वायलेशन हो रहे थे FCRA की, इसलिए उसने फॉरेन फंडिंग लाइसेंस जो था केयर इंडिया का वो सस्पेंड कर दिया है। ओके, ये जो FCRA है ये इनैक्ट हुआ था कब? इमरजेंसी जो 1976 थी उसके टाइम पे। किस लिए? टू रेगुलेट द फॉरेन डोनेशन के रेगुलेट करने के लिए टू इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन, सो दैट जिसकी वजह से दे फंक्शन इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद वैल्यूज़ ऑफ अ, जिससे कि वो उस मैनर में फंक्शन करें जैसे कि वो कंसिस्टेंट रहें विद वैल्यूज़ ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, उससे अलग ना जाएं। सो इट वॉज अमेंडेड इन 2010, ये 2010 में अमेंड हुआ था 2010 में, जिससे कि कंसोलिडेट किया जा सके लॉ ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स एंड टू प्रोहिबिट देयर यूज़ फॉर एनी एक्टिविटीज़, और उनको प्रोहिबिट किया जा सके जिससे कि वो एक्टिविटीज़ ना कर सके ऐसी जो कि डेट्रीमेंटल मीन्स घातक है नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के। लॉ वॉज अमेंडेड अगेन इन 2020, लॉ को एक बार फिर 2020 में अमेंड किया गया और गवर्नमेंट को टाइटर कंट्रोल दिया गया एंड स्क्रूटनी दी गई ओवर रिसीप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स बाई NGOs। ओके, काफ़ी न्यूज़ में ये सब रहा था, बट अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। एनिमी प्रॉपर्टीज़, ये क्या है? एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं प्रॉपर्टी और असेट हेल्ड और मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ एन एनिमी, जो कि एनिमी के बिहाफ पे जो कि प्रॉपर्टी या फिर असेट है जो कि मैनेज किया जा रहा है एक एनिमी के बिहाफ पे, या फिर एनिमी सब्जेक्ट या फिर एनिमी कंपनी के बिहाफ पे। ओके, देन यहाँ पे डिफाइन किया गया है एनिमी क्या है या फिर एनिमी सब्जेक्ट क्या है या फिर एनिमी फर्म क्या है। ये एक
ये एक पर्सन है या फिर कंट्री है हु और विच वॉज एन एनिमी, जो कि एक एनिमी था या फिर एनिमी है अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, या फिर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1962 एंड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971 एंड डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1971। ओके, टू एडमिनिस्टर दीज प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था 1968 में। जो लॉ, ये लॉ एम्पावर करता है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया, दैट इज़ CEPI को, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिससे कि वो मैनेज कर सके एंड प्रिजर्व कर सके एनिमी प्रॉपर्टीज़ को। देन 2017 में एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट इनेक्ट किया गया था, जो अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फ्रॉम एनिमी टू अदर पर्सनस। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये जो 6 मॉड्यूल था, ये 6 पार्ट पूरा का पूरा कवर होता है। और इसके बाद हम 2 और पार्ट हमारे बचते हैं जो कि अब छोटे छोटे होंगे, इतने बड़े नहीं होंगे, जो कि 7th एंड 8th है। मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या कवर करूँगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो कि न्यूज़ में रही थी। लोकपाल हो गया, डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये लास्ट जो टॉपिक था उससे कहीं ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूज़ में काफ़ी अच्छे से रहे थे और आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनाना काफ़ी डीप घुस के दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और आंसर करना इजी नहीं है। बट यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे, आ भी सकते हैं, तो फिर ईजी है। खासकर डिलिमिटेशन कमीशन, लोकपाल, ये सब काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। ओके, एंड देन हम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस भी देखेंगे, जिसमें मिशन कर्म योगी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, आधार है, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज़ एंड सो ऑन। ये सब हम देखेंगे लास्ट पार्ट के अंदर, जो कि इतना बड़ा नहीं होगा। सो यहाँ पे अपना लेक्चर बाइंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर, आप लाइक करो एंड दूसरों को सब्सक्राइब करो। बीच में आई नो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस हो जाता है, बट वह जहाँ पे भी मुझे लगता है कि आपको परफेक्टली समझाना चाहिए, वहाँ पे मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं करता हूँ। बट जहाँ पे इतना नीड नहीं है, तो मैं भी वहाँ पे ढील दे देता हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगा तो अच्छा ही है कि हट जाएगा आपके दिमाग से। ओके, वो फालतू की इन्फॉर्मेशन लेनी हमारा काम नहीं है, क्योंकि लास्ट कभी भी आप UPSC का पेपर देने जाओगे तो फिर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पाओगे। ये फैक्चुअल बहुत घुस घुस के नहीं पढ़ना होता है। ओके, आप बेसिकली अपने सब्जेक्ट से इंटैक्ट रहो, ना कि आप उड़ उड़ के पढ़ो। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी एकदम ब्रॉड, एकदम घुस के कहीं से भी निकाल के एक पॉइंट ला के रख दिया, उसको पढ़ के आपको अच्छा फील नहीं करना चाहिए। आपके जो सब्जेक्ट में लिखा है वो पढ़ के आपको बेटर फील करना चाहिए। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हो क्या रहा है चीज़ों में, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। और ये ब्रॉड कॉन्टूर से जब आप लिखोगे ना वहाँ पे, तो आपको नंबर मिलेंगे, ना कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शायद एग्जामिनर को भी ना पता हो एक बार। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग these videos. So thanks for watching.